वन्दे मातरम् सुजलां सुफलां सीजन क्लासेस में आपका स्वागत है। आज हम मध्यकालीन भारत का अगला पाठ करने जा रहे हैं। अभी तक हमारे 6 पाठ हो चुके हैं। आज हम 7वां पाठ करेंगे। खिलजी वंश तक बातचीत हो चुकी है, यानी कि 1290 ईस्वी से जो 1320 का पीरियड था खिलजी वंश का, वो हमारा समाप्त हो चुका है। आज स्टार्टिंग करी जाएगी तुगलक वंश की। तुगलक वंश ये कहां से कहां तक है इसको जान लेते हैं। तो इसकी स्टार्टिंग मानी जाती है 1320 से 1414 ईस्वी तक। 1414 ईस्वी तक। 1414 ईस्वी में एक नया वंश आता है। इस वंश का नाम सैयद वंश होगा। इसको हम लोग बाद में करेंगे। तो आज बातचीत स्टार्ट करते हैं 1320 से। सबसे पहले तुगलक वंश के संस्थापक की बात कर लेते हैं। तो तुगलक वंश के जो संस्थापक हैं, इनका नाम है गयासुद्दीन तुगलक। नाम लिख लेते हैं स्टार्टिंग में, गयासुद्दीन तुगलक। गयासुद्दीन तुगलक 1320 ईस्वी में गद्दी पर बैठता है। गयासुद्दीन तुगलक 1320 ईस्वी में गद्दी पर बैठने के बाद 5 वर्षों तक ये शासक रह पाता है, यानी कि 1325 ईस्वी में इसकी मृत्यु हो जाती है। और मृत्यु होने के बाद इसका बेटा जोना खां या फिर मोहम्मद बिन तुगलक गद्दी पर बैठता है। 1320 ईस्वी में जब ये गद्दी पर बैठा तो सबसे पहले इसके जो मुख्य काम है इनकी हम लोग बातचीत कर लेते हैं। पहला जो इसका काम था, इसने डाक व्यवस्था को मजबूत किया। डाक व्यवस्था को सबसे पहले मजबूत किया, यानी कि डाक सिस्टम को चलाने वाला पहला शासक जो था वो कौन था? गयासुद्दीन तुगलक। इसमें स्टार्टिंग करी। इसके अलावा सिंचाई के लिए नहरों का निर्माण भी करवाया। नहरों का निर्माण। और इसके बाद में आपको पता होगा कि फिरोज शाह तुगलक जो आएगा मोहम्मद बिन तुगलक के बाद में, उसने भी नहरों का निर्माण करवाया। अब इसके अलावा नहरों का निर्माण कराया जाता है गयासुद्दीन तुगलक के द्वारा। नहरों के निर्माण के अलावा अगर बात करें तो इसने कुओं का निर्माण भी कराया। कुओं का निर्माण। इसके बाद में होता क्या है, गयासुद्दीन तुगलक की थोड़ा सा मतभेद हो जाता है निजामुद्दीन औलिया के साथ में। आखिरकार निजामुद्दीन औलिया के साथ में इनका मतभेद हो जाता है और फिर गयासुद्दीन तुगलक के बारे में निजामुद्दीन औलिया एक भविष्यवाणी करते हैं। अब होता क्या है पूरा प्रसंग, इसको हम जान लेते हैं। तो गयासुद्दीन तुगलक बंगाल विजय के बाद, बंगाल अपने अभियान के बाद में, बंगाल अभियान के बाद लौट रहे थे दिल्ली वापस। लेकिन रास्ते में होता क्या है कि इनके स्वागत करने के लिए इनका बेटा, गयासुद्दीन तुगलक का बेटा, इसका नाम है जोना खां। जोना खां, और कहीं कहीं इसको जूना खां कहा गया है, जूना खां। और यही जोना खां या फिर जूना खां या फिर जोना खां बाद में मोहम्मद बिन तुगलक के नाम से गद्दी पर बैठता है। मोहम्मद बिन तुगलक के नाम से गद्दी पर बैठता है। कौन? गयासुद्दीन तुगलक का बेटा जोना खां या फिर जूना खां, अथवा हम कह दें मोहम्मद बिन तुगलक, बाद में दिल्ली की गद्दी पर बैठ जाता है। अब होता यह है कि गयासुद्दीन तुगलक जब लौट रहे थे बंगाल अभियान से, तो ये जूना खां एक महल का निर्माण करवाता है इनके स्वागत के लिए। अब महल जो बनवाया गया था वो लकड़ी का महल था। लकड़ी का महल बनवाया जोना खां ने। और इधर जो जोना खां है, इसका जो गुरु है, इनके जो गुरु थे, इनका नाम था निजामुद्दीन औलिया। निजामुद्दीन औलिया ने जूना खां को भरोसा दिलाया कि तुम सुल्तान बन जाओगे, सुल्तान अगले तुम ही होगे। इसके बारे में जानकारी गयासुद्दीन तुगलक को पड़ती है। तो गयासुद्दीन तुगलक धमकी देते हैं निजामुद्दीन औलिया को। गयासुद्दीन तुगलक धमकी देते हैं निजामुद्दीन औलिया को कि इस प्रकार की बातें ठीक नहीं है।
तो होता यह है कि कुछ इतिहासकार ऐसा मानते हैं कि निजामुद्दीन औलिया के षड्यंत्र से यहाँ जूना खां के द्वारा लकड़ी का महल बनवाया गया और उसी लकड़ी के महल में गयासुद्दीन तुगलक दबकर मर जाते हैं। और एक बात बड़ी प्रसिद्ध निजामुद्दीन औलिया के द्वारा गयासुद्दीन तुगलक के बारे में कही गई। उन्होंने कहा, निजामुद्दीन औलिया ने कहा, हुजूर दिल्ली अभी दूर है, दिल्ली अभी दूर है। ऐसा वक्तव्य कहा गयासुद्दीन तुगलक के बारे में निजामुद्दीन औलिया ने। यह तब कहा था जब गयासुद्दीन तुगलक ने धमकी दी थी निजामुद्दीन औलिया को। अब इसके बाद में एक और महत्वपूर्ण बात है गयासुद्दीन तुगलक के बारे में कि आखिरकार इनकी मृत्यु कब हो जाती, तो महल में दबने के कारण 1325 ईस्वी में इनकी डेथ हो जाती है, इनकी मृत्यु हो जाती है। अब उससे पहले इनके बारे में दो और तथ्यों की बात हम लोग करेंगे। पहला तथ्य है, इनके शासनकाल में लगभग 29 बार मंगोल आक्रमण हुए, मंगोल आक्रमण। दूसरी इंपॉर्टेंट बात यह है कि इन्होंने तुगलकाबाद की स्थापना करी है। दूसरी इंपॉर्टेंट बात यह है, इन्होंने तुगलकाबाद की स्थापना की है। अब तुगलकाबाद जब इन्होंने बसाया तो ये किस शैली में बसाया, तो ये रोमन शैली थी, रोमन शैली में तुगलकाबाद की स्थापना की। इसके बाद में 1325 ईस्वी के बाद में इनका बेटा मोहम्मद बिन तुगलक और कह लें जूना खां या फिर जोना खां, इसके अलावा भी मोहम्मद बिन तुगलक का एक नाम है, वो है उलुग खां। उलुग खां के नाम से भी इसको जाना जाता है, मोहम्मद बिन तुगलक को। इसी प्रकार से गयासुद्दीन तुगलक को गाजी मलिक कहा जाता है, गाजी मलिक। गाजी मलिक के नाम से भी गयासुद्दीन तुगलक जाना जाता है। तो अब हम देखेंगे मोहम्मद बिन तुगलक के बारे में आगे। अब हम लोग जानते हैं मोहम्मद बिन तुगलक के बारे में। मोहम्मद बिन तुगलक MBT, इसका दूसरा नाम अभी जाना था जोना खां या जूना खां। अलग अलग पुस्तकों में ये लिखा मिल जाता है, कहीं जोना खां कहीं जूना खां। इसके पास जो वादी थे, या कह लें इसका जो मूल वास्तविक नाम था MBT यानी कि मोहम्मद बिन तुगलक का जो वास्तविक नाम था वो था उलुग खां। उलुग खां इसका वास्तविक नाम है, वास्तविक नाम। तो जो MBT है, मोहम्मद बिन तुगलक है, कब बैठता है गद्दी पर, तो अपने पिता की मृत्यु यानी कि 1325 ईस्वी से बैठ जाता है। और कब तक रहता है, तो 1351 ईस्वी तक ये गद्दी पर बैठता है। 1325 और 1351 के बाद इसमें बड़ा लंबा अवधि तक इसने शासन किया। अपने शासनकाल के दौरान ये एक ऐसा शासक माना जाता है कि जो अपनी नीतियों के फेलर के लिए जाना जाता है। यानी कि इसने जितनी नीतियां बनाई वो सभी लगभग सभी नीतियां असफल हो गई। अगर हम बात करें इसके द्वारा बनाई गई नीतियों की, तो सबसे पहले हम लोग बात करेंगे इसने क्या किया। पहले नंबर पे इसने दोआब क्षेत्र में कर की वृद्धि कर दी। दोआब क्षेत्र में कर की वृद्धि कर दी। पहला इसके द्वारा ये काम किया गया कि दोआब जो क्षेत्र था उस समय का, दोआब क्षेत्र की अगर हम बात करें तो कर की वृद्धि कर दी। अब दोआब क्षेत्र जो है, आखिरकार दो आब होता क्या है, तो आब का मतलब होता है पानी। दो नदियों के बीच के पानी को हम लोग दोआब का क्षेत्र कहते हैं। तो अपने हिंदुस्तान में, अपने भारत में यहाँ दो नदियाँ कौन कौन सी हैं, तो भारत में जो दोआब क्षेत्र मुख्य रूप से जाना जाता है तो वो जाना जाता है गंगा और यमुना के पानी को। गंगा और यमुना के बीच का जो पानी है, गंगा यमुना का जो पानी है, इसी क्षेत्र को हम लोग दोआब के नाम से जानते हैं। तो आखिरकार गंगा यमुना का जो पानी है वो मुख्य रूप से कहाँ से दोआब का क्षेत्र हम कंसीडर करेंगे, कहाँ से हम लोग मानेंगे, तो हम बात करते हैं इटावा की। इटावा है, औरैया है, मथुरा है, इसके बाद में कानपुर है, कानपुर के बाद में प्रयागराज है। तो ये जो क्षेत्र है
ये जो क्षेत्र है थोड़ा सा मेरठ का इलाका भी और मथुरा का थोड़ा सा इलाका, ये जो क्षेत्र हमने यहाँ पे लिखा है ये सब दोआब क्षेत्र माना जाता है। दोआब क्षेत्र में उपजाऊ मिट्टी होती है, यहाँ पैदावार फसलों की बहुत अच्छी होती है, तो ये सब दोआब क्षेत्र हैं। तो इसी क्षेत्र में एमबीटी ने, मोहम्मद बिन तुगलक ने दोआब क्षेत्र में कर की वृद्धि कर दी। अब कर थोड़ा अगर बढ़ाता तो काम हो जाता, लेकिन इसने लगभग 50% कर लगा दिया, लगभग 50% टैक्स इसने इम्पोज किया, इसके द्वारा 50% टैक्स लगाया गया। अब हुआ क्या, जब इसने दोआब क्षेत्र में कर की वृद्धि कर दी तो उसी समय इस क्षेत्र में अकाल पड़ गया। उसी समय क्या पड़ गया, अकाल पड़ने के कारण यहाँ किसानों के पास में जब पैदावार नहीं हुई तो वो अपने टैक्स को कहाँ से चुकाएंगे, चुकाने में असमर्थ हो गए किसान। जब टैक्स अपना चुकाने में असमर्थ हो गए तो एमबीटी के, मोहम्मद बिन तुगलक के जो सिपाही थे उन्होंने जबरदस्ती कर को वसूला, जबरन कर की वसूली करने लगे। जब कर की जबरदस्ती वसूली करने लगे तो हुआ ये, किसानों ने इसके खिलाफ विद्रोह कर दिया। इससे मजबूरी में एमबीटी को, मोहम्मद बिन तुगलक को अपनी पहली नीति को वापस लेना पड़ा, यानी कि जो दोआब क्षेत्र में कर की वृद्धि की थी इसको इसे वापस लेना पड़ा। ये तो इसकी पहली नीति हो गई। दूसरी नीति में ये करता क्या है, तो दूसरा इसका जो प्लान होता है ये अपनी राजधानी दिल्ली से दौलताबाद ले जाता है। अपनी राजधानी दिल्ली से अपनी राजधानी दौलताबाद ले जाता है। दौलताबाद कह लें या फिर इसको कहते हैं देवगिरी कहें या दौलताबाद कहें, एक ही बात है, कंफ्यूजन नहीं होनी चाहिए। दिल्ली से दौलताबाद अपनी राजधानी ले जाता है, फिर से वापस दौलताबाद से दिल्ली राजधानी वापस ले आता है। अब अलग अलग विद्वानों के अलग अलग तर्क हैं। कुछ इतिहासकार ये मानते हैं कि मंगोल आक्रमण के डर के कारण इसको अपनी राजधानी दिल्ली से दौलताबाद स्थानांतरित करनी पड़ी। और कुछ इतिहासकार ऐसा भी मानते हैं, कुछ इतिहास को लिखने वाले ऐसा भी मानते हैं कि आखिरकार जो दक्षिण का इलाका था, यानी कि जो हमारा दक्षिण भारत था, यहाँ पर धन संपदा खूब थी और वो दिल्ली से दौलताबाद अगर रहेगा तो अच्छे तरीके से यहाँ से दौलताबाद से इस धन पर नियंत्रण कर सकता है। तो अलग अलग मत है, दोनों जगह इतिहासकार यहाँ पे बटे हुए हैं। और इसके अलावा इसकी जो तीसरी नीति ये थी सांकेतिक मुद्रा का प्रचलन। इसके द्वारा एक मुद्रा नई चलाई गई, यानी कि चांदी की मुद्रा चलती थी उस समय। चांदी की मुद्रा के स्थान पर इसने तांबा या कांसे की मुद्रा चलाई, लेकिन ये भी इसका जो प्रयोग था ये असफल हो गया। तांबे और कांसे की मुद्रा चलाने का जो प्रयोग था वो असफल इसलिए हो गया क्योंकि लोगों ने अपने घरों में, यानी कि नए टकसाल लगा लिए और जाली मुद्राएं छापने लगे। जब जाली मुद्राएं छपने लगी, इससे मार्केट के अंदर नकली जो मुद्रा है वो बहुत ज्यादा मात्रा में आ गई, जिसके कारण एमबीटी को बहुत बड़ा नुकसान हुआ, यानी कि इसकी राजकोषीय नीति के ऊपर बहुत बड़ा आघात हुआ सांकेतिक मुद्रा के प्रचलन के कारण। यानी कि लोगों ने नए टकसाल लगाए और जाली मुद्राएं छापनी स्टार्ट कर दी। ये इसका तीसरा प्लान था। अब तीसरे के बाद में हम लोग बात करेंगे अगले अभियान की, तो इसका नाम है खुरासान अभियान। खुरासान अभियान के दौरान, इस अभियान के दौरान हुआ क्या, इसने अपनी सेना में बहुत सारे सैनिकों को भर्ती कर लिया खुरासान अभियान के दौरान और उनको अग्रिम वेतन भी दे दिया। आगे 1 साल तक का अग्रिम वेतन दे दिया, 1 साल का
अग्रिम वेतन इसके द्वारा दिया जाता है। अग्रिम वेतन जब दे दिया और बड़ी मात्रा में, बड़े पैमाने पर बहुत सारे सैनिकों को इसने सेना में सम्मिलित कर लिया। लोग ऐसा भी कहते हैं कि इसकी सेना में 3,70,000 के करीब सैनिक भर्ती किए गए। इसने सोचा कि पहाड़ी इलाकों को जीत लिया जाए। पहाड़ी इलाकों को जीतने के लिए इतने भारी मात्रा में सैनिक इसने दाखिल किए अपनी सेना में, लेकिन राजनीतिक परिस्थिति ऐसी बदली जिसके कारण इसकी यह भी योजना असफल हो गई। ये योजना जब असफल हो गई तो इसके बाद ये बीमार पड़ जाता है। बीमार पड़ने के कारण इसकी मृत्यु ठट्टा के करीब हो जाती है। इसके बाद में ठट्टा के पास 1351 ईस्वी में इसकी मृत्यु हो जाती है। तो एक तरीके से इसका जो जीवन रहा वो बिल्कुल विरोधाभासी था। इसके बारे में और भी महत्वपूर्ण बातें हैं, वो हम लोग देख लेते हैं। तुगलक के बारे में और भी बड़ी खास बातें हैं, वो खास बातें क्या है देख लेते हैं। इसने जब अपनी राजधानी देवगिरी को बनाया या फिर दौलताबाद को बनाया, दौलताबाद को राजधानी बनाया, इसका बेनिफिट क्या हुआ, इसका फायदा क्या हुआ? तो इससे दक्षिण भारत में मुस्लिम संस्कृति मजबूत हुई और यही कारण था यहाँ हसन गंगू ने बहमनी राज्य की स्थापना कर दी। बहमनी राज्य की स्थापना 1347 ईस्वी में कर दी। 1347 ईस्वी में कर दी। हुआ यह कि जब दिल्ली से दौलताबाद ये ले जाते हैं अपनी राजधानी को, और उसके बाद में दक्षिण भारत में मुस्लिम जो संस्कृति होती है उसको मजबूती मिलती है। इस्लाम का प्रचार प्रसार होता है। इसके बाद में जब दौलताबाद से ये वापस दिल्ली लौट गया, इसके बाद में हसन गंगू ने बहमनी राज्य की स्थापना 1347 ईस्वी में कर दी। इसके अलावा एक और राज्य नया बना इसी के शासनकाल में, विजयनगर राज्य की स्थापना, विजयनगर राज्य की स्थापना हरियर एवं बुक्का ने 1336 ईस्वी में कर डाली। हरियर एवं बुक्का ने 1336 ईस्वी में विजयनगर राज्य की स्थापना कर दी और बहमनी राज्य की स्थापना हसन गंगू ने कर दी। तो इसको इतिहासकारों ने ये कहा कि इसके द्वारा जो भी नीतियां चलाएंगी वो असफल हो गई। इसको कई इतिहासकार कहते हैं कि ये रक्त पिपासु था, और कुछ इसको मानते हैं पढ़ा लिखा मूर्ख के नाम से भी इसको कुछ लोग जानते हैं। अब पढ़ा लिखा मूर्ख इसलिए कहा गया क्योंकि ये दिल्ली सल्तनत का सबसे पढ़ा लिखा शासक था। इसे कई भाषाओं का ज्ञान था, ये अरबी अच्छे से जानता था, गणित भी इसकी अच्छी थी। तो सल्तनत का सबसे पढ़ा लिखा व्यक्ति होने के बावजूद भी इसके जितने अभियान हमने देखे वो सभी असफल हुए। अब जब असफल इतनी योजनाएं हो गई और इसके अलावा भी दक्षिण भारत में एक नया राज्य बन गया जो बहमनी राज्य की स्थापना हसन गंगू ने कर दी। इसके अलावा विजयनगर राज्य की स्थापना हरियर एवं बुक्का ने कर दी। 1329 से 1330 के बीच में जो इसने सांकेतिक मुद्रा चलाई थी ये भी असफल घोषित हो गई क्योंकि यहाँ पे ब्लैक मनी बहुत सारा हो गया। इसके बाद में इसने अभियान खुरासान चलाया था, खुरासान अभियान। ये भी इसका खुरासान अभियान पूरे तरीके से क्या हो गया, असफल हो गया। खुरासान अभियान के अलावा दूसरा इसका अभियान था कराचिल, खुरासान और कराचिल और खुरासान अभियान के दौरान ये सेना में काफी नए सैनिक कर लेता है, 3,70,000 के करीब। फिर ये अभियान भी, इसकी योजना असफल हो जाती है। राजनीतिक समीकरण इस प्रकार से बिगड़ जाते हैं। अब पूरे तरीके से हमने ये देख लिया कि ये विरोधाभासी का एक मिश्रण भी कहा जा सकता है, यानी कि इसके शासनकाल में
जितनी योजनाएं चली वो सभी असफल हो गई। इसलिए इसे विरोधाभासी का मिश्रण भी कहते हैं, विरोधाभासी का मिश्रण। ये दिल्ली सल्तनत का ऐसा सुल्तान था एमबीटी जो हिंदू त्योहार होली में मुख्य रूप से होली में भाग लेता था। होली में भाग लेने वाला पहला सुल्तान कौन है तो हम बड़े आसानी से बता देंगे कि होली में जो भाग लिया था सुल्तान वो कौन था, एमबीटी था, मोहम्मद बिन तुगलक था। अब मोहम्मद बिन तुगलक के बारे में एक और बड़ी महत्वपूर्ण बात है, वो ये है कि इसके शासनकाल में एक बड़ा इस्लामिक स्कॉलर, इस्लाम को जानने वाला एक बड़ा स्कॉलर आया था, विद्वान आया था, जिसका नाम था इब्न बतूता। इब्न बतूता आता है इसी के शासनकाल में और कई वर्षों तक यहाँ रहता है। किस पद पर रहता है ये इंपॉर्टेंट है, काजी के पद पर। इब्न बतूता यहाँ काजी के पद पर रहता है, कई वर्षों तक यहाँ सेवा देता है और इसके द्वारा एक बड़ी महत्वपूर्ण पुस्तक लिखी गई। इसका नाम कहीं पे लिखा मिलता है रेहला और कहीं पे रेहल्ला, रेहला या फिर रेहल्ला इसकी पुस्तक का नाम है, जिसमें इसने सांस्कृतिक बातों को बताया, उस समय के समाज के बारे में इसने बहुत सारी बातें लिखी हैं। रेहला के अंतर्गत कहाँ का था तो ये भी जान लेते हैं, ये मोरक्को का था। मोरक्को अफ्रीका में ये पड़ता है देश मोरक्को, वहां का था इब्न बतूता और काजी के पद पर रहता है कई सालों तक। इसके बाद में मोहम्मद बिन तुगलक इब्न बतूता को चीन के दरबार में भेजता है, चीन के राजा के दरबार में भेजता है। अपने जो बातें होती हैं उनको कहने के लिए चीन के दरबार में इब्न बतूता को एमबीटी के द्वारा भेजा जाता है। अब जब इसकी मृत्यु हो जाती है 13 के करीब मोहम्मद बिन तुगलक की, तो उसी समय के बड़े विद्वान हैं, स्कॉलर हैं बदायूनी। बदायूनी ने एक बड़ी फेमस बात कही है, उन्होंने कहा है राजा को अपनी प्रजा से और प्रजा को अपने राजा से मुक्ति मिल गई। तो ये बदायूनी के द्वारा कहा जाता है। बहुत सारे इस्लामिक जो स्कॉलर हैं, इतिहासकार हैं, इन्होंने इसको मूर्ख की संज्ञा दी है, लेकिन कुछ इतिहासकार इसको पढ़ा लिखा शासक मानते हैं। यानी कि दोनों बातों में बड़ा मतभेद है।